बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट विल बी द रेशो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर Lyman series, right? We have this formula for minimum wavelength of any series. Lambda minimum is equal to p square over Rydberg's constant, whereas maximum wavelength of any series is given by n square p square divided by n square minus p square into Rydberg's constant. लाइमन सीरीज के लिए p वैल्यू लोअर ऑर्बिट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन ने जंप करके आना है और वो होता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑब्वियसली। एंड जब हम मैक्सिमम वेवलेंथ मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ने उस फर्स्ट ऑर्बिट से बिल्कुल नेक्स्ट ऑर्बिट से जंप करना स्टार्ट किया था, यानी कि वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया था। सो एन वैल्यू इस p से एक वैल्यू ज्यादा होगी। सो एन की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशन में जहां पर भी n है, ऑब्वियसली इस मैक्सिमम वाली में ही है। सो पुटिंग p1 एंड n2 हम यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ दोनों कैलकुलेट करते हैं। सो p1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय राइडबर्ग्स कांस्टेंट विच गिव्स अस 1 ओवर राइडबर्ग्स कांस्टेंट। एंड लैम्डा मैक्सिमम जब हम मालूम करेंगे तो वी विल पुट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इनटू राइडबर्ग्स कांस्टेंट। 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स राइडबर्ग्स कांस्टेंट। ये हो गया लैम्डा मैक्सिमम। अब हमने मिनिमम टू मैक्सिमम की रेशो कैलकुलेट करनी है। सो वी विल सिंपली डिवाइड लैम्डा मिनिमम बाय लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मिनिमम क्या है, 1 ओवर राइडबर्ग्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 ओवर 3 टाइम्स राइडबर्ग्स कांस्टेंट। कन्वर्टिंग दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, हम इसको उल्टा कर देते हैं। 3 टाइम्स राइडबर्ग्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4, this cancels out and we are left with the ratio which is 3/4, right? 3/4 की रेशो ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर हमें रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज कैलकुलेट करने को कहा गया है। सो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे कि मिनिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर आर एच। पी की वैल्यू बामर सीरीज के लिए 2 होती है, सो वी विल पुट 2 स्क्वायर ओवर आर एच, या शुड आई से 4 ओवर आर एच। ये हमारे पास लैम्डा मिनिमम हो जाएगी। लैम्डा मैक्सिमम का वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एन स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा राइडबर्ग्स कांस्टेंट, राइट। एन की जगह हम पुट करेंगे 3, ठीक है ना। जब p की वैल्यू अगर इसके लिए 2 है तो n की वैल्यू 2 से एक ज्यादा होगी, 3 होगी, राइट। तो यहाँ पर हम 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और बाहर आ गया राइडबर्ग्स कांस्टेंट। ये क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या आता है, 9 माइनस 4 राइडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स राइडबर्ग्स कांस्टेंट। अब आपने मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, राइट। तो मैक्सिमम को अब आप ऊपर रखेंगे और मिनिमम को नीचे रखेंगे। सो मैक्सिमम वेवलेंथ वाज 36 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ राइडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको डिवाइड करें इस वैल्यू के ऊपर जो कि है 4 डिवाइडेड बाय राइडबर्ग्स कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, राइडबर्ग्स कांस्टेंट ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। राइडबर्ग्स कांस्टेंट से राइडबर्ग्स कांस्टेंट कैंसिल, 4 9s are 36 एंड वी आर लेफ्ट विद द रेशो 9/5। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड वन है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस फॉर एन इलेक्ट्रॉन जंपिंग बिटवीन n इज इक्वल टू 6 टू p इज इक्वल टू 3। एक इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जंप किया है, तो आप बताएं कितने पॉसिबल तरीकों से वो आ सकता है। अब इसका एक लंबा तरीका तो ये है कि आप सारे के सारे जो है ऑर्बिट्स बनाएं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और फिर सारी पॉसिबल ट्रांजिशन जो है वो बना के देखें। उसमें एक तो एरर का चांस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सो उससे बेहतर है, एरर से बचने के लिए भी बेहतर है और टाइम बचाने के लिए भी बेहतर है कि आप कोई फार्मूला डिवाइस करें। सो फार्मूला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन, उसको मैं TM से शो कर रहा हूं, दैट इज गिवन बाय n माइनस p प्लस 1 n माइनस p डिवाइडेड बाय 2, वेयर एज n इज द हायर ऑर्बिट एंड p इज द लोअर ऑर्बिट, राइट। सो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें सिंपली। n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 6,
ये मैंने n को हटाकर यहाँ पर 6 डाल दिया। p की जगह मैं 3 पुट करूंगा, जहां जहां पर p है वहां मैं 3 डाल रहा हूँ। ये मैं p को हटा के 3 डाल दिया, यहाँ पर भी p को हटा के 3 डाल दिया, ये n को हटा के मैंने 6 डाल दिया। इसको सिंप्लीफाई करें, काम इजी हो जाएगा। 6 + 1 7, 7 - 3 4, इंटू 6 - 3 क्या होगा 3 होगा, डिवाइडेड बाई 2, 4 3s are 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड वी आर लेफ्ट विद 6 मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशन। इसको अगर आप ड्रॉ भी करें तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम 6 ही पॉसिबल ट्रांजिशन बन सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। तो ये फॉर्मूला इस केस में यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, while falling from an energy level 4e to an energy level of e, an electron emits a photon of wavelength lambda. The same electron, while falling from an energy level of 8/3 times of e to an energy level of e, will emit a photon of wavelength what? हमें पहले एनर्जीज दो दे दी गई हैं और एक वेवलेंथ दे दी गई है। सो पहले केस में एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ, 4e - e हुआ, राइट, यानी कि 3e का एनर्जी का गैप हुआ, इतना गैप उस इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है। तो वेवलेंथ क्या उसने इमिट की है, लैम्डा 1, डेल्टा ई भी मैं 1 लिख रहा हूं, यानी कि पहला एनर्जी गैप 3e के बराबर था और जो वेवलेंथ उसने इमिट की थी वो थी लैम्डा। अब दूसरे केस में हम एनर्जी गैप कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा E2 इज 8/3 टाइम्स e माइनस e, 8e - 3e डिवाइडेड बाई 3, या ये आ जाएगा 5/3 टाइम्स ऑफ e। अब ये है एनर्जी गैप इस दूसरे ट्रांजिशन में। इस केस में लैम्डा 2 क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब आपको प्लांक्स की इक्वेशन अगर याद हो तो होता है E = hf। अगर मैं f की जगह hc/लैम्डा लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं है। ऑब्वियसली ये भी प्लांक्स इक्वेशन की ही एक छोटी सी बिगड़ी हुई शक्ल है, राइट। इसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक हो गया ना। सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ किसी भी फोटोन की। सो अब हमें एनर्जी पता चल गई है उस फोटोन की और हमने वेवलेंथ की रेशो निकालनी है। सो इफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, तो अगर एनर्जीज का रेशो हम E1/E2 लेंगे, या एनर्जी चेंजेस यहां पर मैं लिख दूं क्योंकि यहां पर डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का जो रेशो होगा वो उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, इस पहले वाले केस में जो एनर्जी आई है और इस दूसरे वाले केस में जो एनर्जी थी उस फोटोन की, उनका रेशो बराबर होगा लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इधर और ये इधर, इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसमें वैल्यूज पुट करके सिंपली आंसर निकल आएगा। लैम्डा 1 की जगह मैं सिंपली लैम्डा लिख रहा हूं क्योंकि लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा के हिसाब से गिवन था क्वेश्चन में। अब हमने यहाँ पर लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है। बाकी मैं फर्स्ट को थोड़ा सा रेज कर देता हूं, अगर आपने उसको देखना तो यू कैन रिवाइंड बैक द वीडियो, राइट। अब हम इसका सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालते हैं। लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा E1 की जगह हमने क्या निकाला था, 4e - e, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो था 3e। तो लैम्डा E1 की डेल्टा E1 की जगह मैं 3e लिख रहा हूं। दूसरा एनर्जी डिफरेंस हमने यहां पर अगर आपको याद हो तो 5/3 टाइम्स e निकाला था, तो डिनोमिनेटर में 5/3 टाइम्स e लिख रहा हूं। ठीक हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3e मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5e। e से e कैंसिल हो गया, ये आ गया 9/5 का रेशो आ गया लैम्डा 2 और लैम्डा का। हमने लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है तो इस लैम्डा को उस दूसरी साइड पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लैम्डा 2 विल बी 9/5 टाइम्स लैम्डा, यानी कि पहले केस में जो वेवलेंथ रिलीज हुई थी वो थी लैम्डा, और अब ये जो दूसरी वेवलेंथ कोई भी लैम्डा 2 जो रिलीज होगी 8/3e से e तक जंप करने के केस में जो फोटोन की वेवलेंथ होगी दैट विल बी 9/5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वेवलेंथ। सो दिस B इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू एन एनर्जी लेवल ऑफ N4, फोर्थ ऑर्बिट तक उसको एक्साइट किया गया है। अगर वो वहां से कंप्लीटली डी एक्साइट हो तो हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ऑब्जर्व्ड। When we say complete de-excitation, we mean कि वो इस फोर्थ से वापस N1 में आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया है। ठीक है ना, कंप्लीट de-excitation का ये मतलब होता है।
सो अब यहाँ पर अगेन हमें क्या मैक्सिमम ट्रांजिशंस कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है। अगर आपको याद हो कि ऊपर हमने जो फॉर्मूला डिवाइस किया था वो था n-p+1 इंटू n-p डिवाइडेड बाय 2। इस केस में ये p है जो लोअर ऑर्बिट है वो 1 है। अगर आप यहाँ पर p की जगह 1 पुट कर दें तो ये फार्मूला काफ़ी सिंपल हो जाता है और ये फार्मूला बाकी इतना सा रह जाता है, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। सो वेन एवर कंप्लीट डी एक्साइटेशन की जब भी बात हो तो आप वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन वाला फार्मूला थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होकर इतना रह जाता है। ठीक हो गया। अब इसमें आप सिर्फ n की वैल्यू यानी कि हायर ऑर्बिट वाली वैल्यू जो है, जो कि हमें गिवन है 4, वो पुट करेंगे, क्योंकि लोअर ऑर्बिट तो 1 ही है, वो हमने पुट करके वो वैल्यूज इधर उधर हो जाती हैं। वो आप पुट करके देखिएगा वो फार्मूला कॉन्ट्रैक्ट होकर यही रह जाएगा। इसमें n की वैल्यू पुट कर दे सिंपली 4 इंटू 4-1 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 12/2, या यहाँ पर भी 6 ही जवाब आ गया, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, 5th का डी हो गया। 6th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ राइटबर्ग्स कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल एटम्स, डिफरेंट फॉर ऑल एटम्स, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेडिएशन दैट इज बीइंग स्टडीड, या डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस अंडर व्हिच द स्पेक्ट्रा आर बीइंग स्टडीड। सो इसका बेटा जी बी आंसर करेक्ट है। राइटबर्ग्स कांस्टेंट हर एटम के लिए डिफरेंट होता है। जो वैल्यू आप 1.09 10⁻⁷ पढ़ते हैं वो जो वैल्यू होती है, दैट वैल्यू ऑफ राइटबर्ग्स कांस्टेंट इज फॉर हाइड्रोजन एटम। क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ये जो पूरा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हम बेसिकली हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ही पढ़ रहे हैं। लाइमन ये सारी जो सीरीज हैं हाइड्रोजन की ही हैं। अगर हम कोई और एटम स्टडी करेंगे तो उसके लिए राइटबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम विच लाइज इन विजिबल रीजन, द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम विच लाइज इन विजिबल रीजन। तो वो बामर सीरीज है। लाइमन सीरीज जो है वो यूवी रे में लाई करती है, बाकी सारी इंफ्रारेड में, और ये बामर अकेली है जो विजिबल में है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 8th है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ बामर सीरीज इज गिवन एज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है लैम्डा मिनिमम यानी कि लोएस्ट वेवलेंथ। ठीक हो गया। तो आप लोएस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर लें, उसमें फिर वहां से फ्रीक्वेंसी आ सकती है। सो लैम्डा मिनिमम हर सीरीज की हमें पता है p²/r(h) होती है। p वैल्यू बामर सीरीज के लिए 2 होती है। सो ये होगा 4/r(h), राइट, 4 राइटबर्ग्स कांस्टेंट। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू v/f। यहाँ पर मैं c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय f लिख रहा हूँ, इस लैम्डा की जगह है ना, वेव इक्वेशन है। सो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को डिराइव कर दें। फ्रीक्वेंसी विल बी c मल्टीप्लाइड बाय राइटबर्ग्स कांस्टेंट, और ये 4 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, छोटी वेव। सो c मल्टीप्लाइड बाय RH डिवाइडेड बाय 4, ये डी ऑप्शन फेमिलियर लग रहा है इस हमारे एक्सप्रेशन से। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ दीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो हम बात कर चुके हैं लाइमन जो है वो वाहिद है जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। 10th है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इट इज एक्साइटेड बाय अब्सॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 13.6 थी, उसमें हमने 12.1 वाला फोटोन डाल दिया, तो अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से लेवल पर पहुंच जाएगा। तो हम देखते हैं कि फाइनल, ये तो उसकी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट वाली होगी ना, फाइनल उसकी क्या होगी आफ्टर एब्सॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी दिस। सो 13.6 माइनस 12.1 हम कर देंगे, वो माइनस है ये ऐड है, तो बेसिकली हम सब्सट्रैक्ट ही करेंगे। ओवरऑल मैं इसलिए यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ। 6 में से 1 गया, क्या आ गया 5, 13 में से 12 गया 1। तो पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 जो थी वो 13.6 थी। अब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी जो है वो है J माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक हो गया। अब वो हमें ये पूछ रहा है कि आप बताएं कि इस फोटोन को अब्सॉर्ब करने से इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में पहुंचा है उस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएं। सो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों एनर्जीज की रेशो ले लेनी है, E2 और E1 और E2 की, राइट, E1 डिवाइडेड बाय E2। तो आप देखेंगे कि 13.6 डिवाइडेड बाय 1.5, ये अगर हम इसका पॉइंट हटा दें 13.6 का, ये 136 रह जाएगा, नीचे हमें 10 लिखना पड़ेगा, राइट। तो 136 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा।
15 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आता है अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मुझे याद है। ये 136 है, चलो हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि ये 9 पॉइंट समथिंग ये रेशो आएगी, 9.01 इस तरह से 9 ही अज्यूम कर लें। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये 9 ही है तो हम देखते हैं कि इन दोनों एनर्जीज का जो रेशो है वो 9 है। ठीक हो गया ना। अगर आपको फार्मूला याद हो तो वो फार्मूला होता है एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अगर कोई सेकेंड ऑर्बिट में है कोई भी इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट से उसकी एनर्जी 4 टाइम्स कम होगी। अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट से उसकी एनर्जी 9 टाइम्स कम होगी, यानी कि 9 टाइम्स लेस नेगेटिव होगी। बेसिकली ज़्यादा ही होती है वो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट की निस्बत उसकी एनर्जी 16 टाइम्स लेस नेगेटिव होगी। इस केस में आप देखें ये रेशो आया है, अगर हम इसको इस तरह से करें E2 तो यहाँ पर हमें E1/9 ये 9 वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिला है। नेगेटिव साइन तो हमने यहाँ पर इग्नोर किया हुआ है, ओवरऑल नेगेटिव तो होगा ही। तो ये जो E2 है इसकी एनर्जी पहले वाले से 9 टाइम्स लेस नेगेटिव है। तो इसका मतलब है ये कौन सा ऑर्बिट हुआ, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, ये थर्ड ऑर्बिट होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह हम इसका बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। 11th है द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये लग सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ये है कि ये पहला ऑर्बिट हो गया n = 1, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया n = 2, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया n = 3। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस पहले ऑर्बिट की एनर्जी लेते हैं, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी लेते हैं, ये सपोज E1 हो गया, ये सपोज E2 हो गया, और E1/E2 की रेशो निकाल के जो भी जवाब आता है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली ये ऑप्शन ए आता है, जबकि ये गलत है। आप देखें फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, ये n = 1, दिस इज नॉट एन एक्साइटेड स्टेट, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट। n = 2 is the first excited state of hydrogen atom. n = 3, third orbit is the second excited state of hydrogen atom. So when they say first 2 excited states की energies की ratio बताएं तो they mean कि आप इस दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी लें, इस तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी लें और इन दोनों का रेशो निकाल के हमें जवाब दें। पहले और दूसरे की एनर्जीज को डिवाइड करके जवाब नहीं दे सकते आप। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी लेंगे, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी लेंगे और उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। अगेन हमारे पास इक्वेशन है कि एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। माइनस साइन में नहीं लिख रहा क्योंकि उसका फायदा नहीं है, वैसे होता है, आपने याद रखना है। सो एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या होगी, E1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, एंड एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या होगी, E1 यानी कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगी। अब आपने E2 और E3 का रेशो निकालना है, E2 डिवाइडेड बाय E3 ये आ जाएगा E1/4, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर रहा हूं, 9/E1, E से E कैंसिल, और आपके पास जो रेशो आएगा वो आएगा 9/4। ठीक है। तो डी ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। 12th वन है एज द इलेक्ट्रॉन असेंड्स टुवर्ड्स हायर ऑर्बिट्स यानी कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, बिकम्स क्लोजर टू द एनर्जी ऑफ द एटम और नन ऑफ दीज। तो ऐसा है कि जैसे ही न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी एनर्जी काफी नेगेटिव होती है। फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जब वो एक नेक्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो उसकी एनर्जी लेस नेगेटिव हो जाती है। अब ये -13.6 से कम ही होगी, ये दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। इसी तरह लेस नेगेटिव होती जाती है अनलेस इन्फिनिटी के ऊपर जाकर उसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की 0 हो जाती है, जब वो फ्री हो जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक हो गया ना। तो जैसे वो सफर करता जाएगा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस टुवर्ड्स हायर ऑर्बिट्स, उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इट्स एनर्जी विल बिकम लेस नेगेटिव, इट्स एनर्जी विल बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, इट्स एनर्जी विल इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है ये, राइट। काइनेटिक एनर्जी का केस डिफरेंट होता है, वो आगे एक और भी क्वेश्चन हम करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एन इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस रिवॉल्व्स फास्टर। अगर आपको इक्वेशन याद हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, तो उसमें बाकी सारी मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा, सिर्फ आप ये देखें कि वो उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में होता है।
So velocity of electron in any orbit, say nth orbit, is inversely proportional to the principal quantum number. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स की तरफ जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऊपर असेंड करता जाता है, उसकी जो स्पीड है वो स्लो होती जाती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर उसकी जो v है, लीनियर वेलोसिटी, वो ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी ग्राउंड स्टेट वाली में। ठीक है, तो an electron closer to the nucleus revolves faster as compared to an electron which is farther away from the nucleus. 14th है, which of the following will show band spectrum. Band spectrum is a characteristic of molecular species. तो आपने यहाँ पर क्या देखना है, मॉलिक्यूल देखना है, ऐसा मॉलिक्यूल जो डाई एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करनी। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी एटम्स की तरह जो है लाइन स्पेक्ट्रम ही देते हैं, ये फर्क है यहाँ पर। ऑल्दो के हैं वो मॉलिक्यूल्स ही, लेकिन चूंकि वो मोनोएटॉमिक है तो इसलिए हम ये हीलियम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऑल्दो कि हीलियम भी मॉलिक्यूल है। हमने डाई एटॉमिक की तरफ जाना है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। 15th है, इन गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स द पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है, काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क है, टोटल एनर्जी में क्या फर्क है। सो पोटेंशियल एनर्जी का तो हमने अभी डिस्कस किया है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। सो ए और बी ऑप्शन में से कोई होगा, सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया ना, क्योंकि उसमें डिक्रीज लिखा हुआ है। सो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज ही करती है। अब काइनेटिक एनर्जी का भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी जो है, हमने अभी कहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, और हमने कहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस रिवॉल्व्स स्लोली. So electron farther away from the nucleus would have lesser kinetic energy. So in going from lower to higher Bohr orbits, kinetic energy will decrease. Right? So ये A option नहीं हो सकता. B is the correct answer. Potential energy increases, kinetic energy decreases, total energy increase ही होती है. ठीक हो गया? Question number 16 है. If the series limit wavelength for Lyman series for hydrogen atom is 912 angstrom, then the series limit wavelength for Balmer series of hydrogen atom will be. Limit wavelength का मतलब shortest wavelength, highest energy वाला photon. So limit wavelength for Lyman series क्या होती है? P square over RH होगा ना? So 1 over RH होगा for Lyman series, and for Balmer series the same lambda minimum dash will be, उसके लिए P की वैल्यू 2 होती है, तो 2 square over RH यानी कि 4 over RH. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लाइमन वाली जो सीरीज है उसकी जो लिमिट वेवलेंथ है और बामर वाली सीरीज, उसमें कोई रिलेशन है कि बामर वाली सीरीज जो है उसकी वेवलेंथ लाइमन वाली सीरीज का 4 टाइम्स है। ये 1 over RH है, ये 4 over RH है। तो अगर आपको लाइमन वाली दी हुई है तो आप बामर वाली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द लाइमन वाली विद 4। सो बामर वाली बराबर होगी लाइमन वाली, यहाँ पर लिख दें 912 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो क्या आ जाएगा, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, और ये आ जाएगा 3648 3648 एंगस्ट्रॉम, विच इज द सी ऑप्शन। 17 है, इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम n2 टू n4, सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में गया है, तो फ्रीक्वेंसी आप बताएं ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। यहाँ पर वैसे इमिटेड रेडिएशन की बजाय एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन होना चाहिए, क्योंकि उसने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट तक सफर किया, लेकिन खैर हमने सिर्फ वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट करनी है। सो इक्वेशन हमारे पास होती है 1 over lambda is equal to Rydberg's constant into 1 over lower orbit p square minus 1 over higher orbit n square। ठीक है, लैम्डा की जगह मैं c over f लिख रहा हूं, c over f लिखता तो f को मैं डायरेक्टली ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये यूं हो जाएगा। हमने अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा c मल्टीप्लाइड बाय r इंटू 1 over लोअर ऑर्बिट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, हायर ऑर्बिट क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक हो गया। अब यहां पर आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 और 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 16 ही होगा। एलसीएम यहां पर ले लें 16, 4 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा 3 बाय 16, राइट, यहां पर मैं डायरेक्टली 3 ही लिख रहा हूं। सो ब्रैकेट के अंदर 3 बाय 16 बाय सी आर एंड द रेस्ट ऑफ इक्वेशन इज एज इट इज। ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई 3CR डिवाइडेड बाय 16, विच इज ए ऑप्शन, 3RC या CR डिवाइडेड बाय 16, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बाय अ फैक्टर ऑफ व्हाट।
रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय n स्क्वायर रेडियस ऑफ टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। सो अगर सेकेंड ऑर्बिट में है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसका रेडियस फर्स्ट वाले ऑर्बिट से 4 टाइम्स ज्यादा होगा, अगर वो थर्ड ऑर्बिट में है तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट से 9 टाइम्स ज्यादा होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर ऑल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम द मिनिमम वेवलेंथ इज गिवन बाय, अगेन ये मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला ही यहां पर देखना है जो है पी स्क्वायर ओवर आर एच या आर राइटवर्ड्स कांस्टेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। 20th है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन shall lead to emission of photon having maximum energy। यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक हमें दिए गए हैं, तो आप देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक ट्रांजिशन है फ्रॉम 5 to 2 फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट तक। एक और ट्रांजिशन है फ्रॉम 6 to 4th, ये वाली। एक और ट्रांजिशन है फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट। एक और ट्रांजिशन है फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट। इसमें आपने ये एक बात याद रखनी है कि जो ट्रांजिशंस क्लोजर टू द न्यूक्लियस होती हैं वो हमेशा हाई एनर्जी वाली होती हैं, राइट। अगर 2 ऑर्बिट्स का फर्क हो, 6 से 4 यहां पर भी 2 ऑर्बिट्स का फर्क है, और 3 से 1 यहां पर भी 2 ऑर्बिट्स का फर्क है, तो ये 6 से 4 पर आने पर जो फोटोन निकलेगा वो लो एनर्जी होगा एज कंपेयर टू ये थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर जो फोटोन निकलेगा ये हाई एनर्जी होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ये अब 2 का फर्क है ना, 2 का गैप है, ये एनर्जी स्टिल हायर है इस फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट तक की ट्रांजिशन के लिए। हालांकि यहां पर फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड यहां पर 3 शेल्स का गैप है। हालांकि लगता ऐसे है कि चूंकि 3 शेल्स का गैप है तो मैक्सिमम एनर्जी यहां पर रिलीज होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये 3 शेल्स का गैप थोड़ा सा हायर अबव है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, तो इसकी एनर्जी स्टिल लो होगी इस ऑर्बिट थर्ड से ऑर्बिट सेकंड तक की ट्रांजिशन से। ठीक हो गया। और सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट यहां पर तो फर्क ही 1 का है, तो ये वाली ट्रांजिशन तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। सो एक सेकंड से फर्स्ट वाली भी लो एनर्जी है, 6th से 4th वाली भी लो एनर्जी है, इसको भी हमने इग्नोर कर दिया। 5th से सेकंड वाली जो ट्रांजिशन है ये भी लो एनर्जी है, इसको भी हमने इग्नोर कर दिया। तो बाकी जो मैक्सिमम एनर्जी वाली हमारे पास बची है वो यही है फ्रॉम ऑर्बिट थर्ड टू ऑर्बिट फर्स्ट। इन अदर केसेस अगर आपके पास टाइम है, वहां पर टेस्ट के वक्त तो नहीं करना, वहां पर इसी तरह से शॉर्टकट तरीके से ही आपने हल करना है कि जो ट्रांजिशन क्लोजर टू न्यूक्लियस होगी वो हमेशा हाई एनर्जी होती है। अगर आप इसको एक्चुअली कैलकुलेट करके भी ट्रांजिशंस का ये फासला निकालें और एनर्जी डिफरेंस हर ऑप्शन की निकालें तो आप देखेंगे कि डी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो डी थर्ड से फर्स्ट का अगर आप एनर्जी डिफरेंस एक्चुअल में वैल्यू में निकालें तो डी वाला हाई ही होगा। ठीक है ना, ये करके देखिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, अदरवाइज ये शॉर्टकट हमेशा याद रखें। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 21st है, हाइड्रोजन एटम इज नॉट केपेबल ऑफ इमिटिंग एक्स रेज बिकॉज। अब एक्स रेज का अगर आपको पता हो तो एक्स रेज क्यों रिलीज होती हैं? हैवी मेटल जिनकी बहुत सारी शेल्स होती हैं और उनके 2 शेल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर Z बहुत हाई होता है, तो उनके पहले और दूसरी ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस बहुत हाई होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के पहले और दूसरी ऑर्बिट के दरमियान वाले एनर्जी डिफरेंस में। तो इसलिए उसमें जब हम एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके डालते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट का कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है और फर्स्ट ऑर्बिट में वैकेंसी बढ़ जाती है। तो हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स फिर उस वैकेंसी को फिल करने के लिए नीचे की तरफ जंप करते हैं और एक्स रेज इमिट करते हैं जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनर शेल ट्रांजिशंस। एक्स रेज की प्रोडक्शन इनर शेल ट्रांजिशंस के थ्रू होती है। इनर शेल ट्रांजिशन और एक्स रे इमिशन के लिए जरूरी है कि एडजेसेंट शेल्स के दरमियान जो एनर्जी का गैप है वो बहुत हाई हो, ताकि इलेक्ट्रॉन जब फॉल करें फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स तो बहुत हाई एनर्जी और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो है रेडिएशन निकले जो कि एक्स रे वाले स्पेक्ट्रम के अंदर आती होगी। हाइड्रोजन चूंकि बहुत ही लाइट एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो इसके ऑर्बिट्स के दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है कि इसमें से एक्स रे इमिशन पॉसिबल हो सके। प्लस एक और बात ये भी है कि इसके इतने ज्यादा एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप
पहले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे भी तो हायर ऑर्बिट्स में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो जंप डाउन करे। ठीक है, तो अगर वो ऑप्शन भी होता यहाँ पर तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस केस में सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कि एनर्जी लेवल्स बहुत ही क्लोज हैं हाइड्रोजन के, यानी कि फ़र्क उनके दरमियान बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे भी तो उतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिट नहीं कर पाता। दिस इज द रीज़न हाइड्रोजन एटम इज नॉट केपेबल ऑफ इमिटिंग एक्स रेज। 22nd है, इफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज आयोनाइज्ड इट विल शो लाइन स्पेक्ट्रम। ये बात हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। मोनोएटॉमिक गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी नोबल गैसेस, ऑल्दो के ये मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन स्टिल बैंड स्पेक्ट्रम शो नहीं करते क्योंकि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक है बैंड स्पेक्ट्रम। सो मोनोएटॉमिक गैस को आयोनाइज करके उसका स्पेक्ट्रम अगर आप नोट करेंगे तो आपको बैंड स्पेक्ट्रम नोट नहीं करने को मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रम ही मिलेगा। 23rd है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज व्हाट। अभी हम इसको इसी फार्मूले से ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली अगेन वही है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पी स्क्वायर ओवर आर एच। लाइमन सीरीज है तो यहाँ पर 1 ओवर आर एच होगा। आप सिंपली यहाँ पर आर एच की वैल्यू पुट करेंगे, बहुत ईजी है, एंड ए विल बी द करेक्ट आंसर। 24th है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज व्हाट। ये आप याद कर लें, आपके काम आएगा। टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो भी कुछ इसी तरह का ही होता है लेकिन उसमें नेगेटिव साइन नहीं होता। के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी का भी याद कर लें, अभी आगे काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट में होता है माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। ठीक हो गया। तो आप इनमें से किसी का भी आपको रेशियो कैलकुलेट करने का कहा जाए तो उसको उठाएं, दूसरे पे डिवाइड कर दें। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी उसने कहा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप टोटल एनर्जी पर डिवाइड करेंगे तो 1 जवाब आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों में साइन का फर्क है, तो 1 की बजाय -1 आपके पास रेशो आएगी। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो -1 की रेशो आएगी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अभी इस किस्म का एक और क्वेश्चन भी हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट लेवल्स इन एटम्स डिक्रीजेस। ये बात याद रखें, जैसे जैसे हम, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ये मैंने फासला ज़्यादा बनाया है। पहले और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस मीटर्स में यानी लेंथ के यूनिट्स में कम होगा एज कंपेयर टू दूसरे और तीसरे में, फिर तीसरे और चौथे में फिर और ही ज़्यादा होता है। तो मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। The opposite is true for energy between adjacent orbits। ये रेडियाई के लिए है, एटॉमिक रेडियाई के लिए। एनर्जी डिफरेंस को अगर मैं यहाँ पर स्कीमेटिकली डिस्टेंस से ही शो कर दूं ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए, तो पहले और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान अच्छा खासा एनर्जी का गैप होगा, फिर दूसरे और तीसरे के दरमियान थोड़ा सा कम होगा, तीसरे और चौथे के दरमियान और कम होगा, और जैसे जैसे हम जाते जाएंगे आगे तो एनर्जी गैप कम होता जाएगा। सो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट लेवल्स इन एटम्स goes on increasing when the quantum number is increased। n1 और n2 के दरमियान मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है, n4 n5 के दरमियान भी बहुत ही कम है। ठीक हो गया ना। इसी वजह से हायर ऑर्बिट्स में जब ट्रांजिशंस होती हैं, वो चाहे 4-5 ऑर्बिट्स भी छलांग मार ले, फिर भी उसका एनर्जी डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं हो पाता जितना लोअर ऑर्बिट्स में अगर आप यहाँ से यहाँ पर 2 ऑर्बिट्स की भी ट्रांजिशन करवाएं। यही असूल हमने ऊपर एक एमसीक्यू हल करने में यूज़ किया था। तो इसी वजह से लोअर ऑर्बिट्स में चूंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है एडजेसेंट ऑर्बिट्स में, तो स्मॉलर ट्रांजिशन कैन गिव अ हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन। तो इसका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फोटोन ऑफ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ विल बी अब्जॉर्ब्ड व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। अब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है तो मतलब है आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, और मतलब है आपने मैक्सिमम एनर्जी गैप देखना है। यहाँ पर अगेन हमें 1 to 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक है 1 से 6 तक की ट्रांजिशन जो कि सी ऑप्शन में है,
ऑब्वियसली यही सबसे मैक्सिमम है। बाकी दूसरी सेकंड से 6 तक है ए ऑप्शन में, फिर थर्ड से 6 तक है, फिर फोर्थ से 6 तक है। तो मैक्सिमम गैप ऑर्बिट नंबर 1 से ऑर्बिट नंबर 6 तक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन अब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा और यहाँ पर ही लोएस्ट वेवलेंथ का फोटोन अब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। सो दिस बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, एटम्स कैन नॉट इमिट यूवी। यूवी तो हमने देखा है लाइमन सीरीज में होती है, विजिबल भी बाउमर सीरीज में होती है, इंफ्रारेड बाकी तीनों में होती है। गैमा रेज इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से नहीं निकल सकती। गैमा रेज प्योरली न्यूक्लियर ओरिजिन की हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर आप छलांगे मरवाएं तो गैमा रे कभी नहीं निकलेगी। एक्सरे निकल सकती है जो कि अच्छी खासी हाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फिर भी गैमा से हाई फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, वो इससे लो ही है। तो गैमा रेज जो कि इंतहाई हाई एनर्जी रेडिएशन है, ये न्यूक्लियर इन ओरिजिन है और रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के केस में नहीं निकलती। When an electron in hydrogen atom jumps from second orbit to first orbit, the energy of the photon is what? अब देखें सेकेंड ऑर्बिट में जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगी, 13.6 को हम 4 पर डिवाइड कर देंगे, राइट, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट का 4 टाइम्स कम होती है ना। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.4 आता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपके पास 13.6 है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी 3.4 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। 13.6 में से अगर आप 3.4 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट द एनर्जी डिफरेंस एज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पहले और दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस है ये। तो अगर इन दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी ट्रांजिशन होगी तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्साइटेशन है कि डी एक्साइटेशन है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 29 है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्टन सीरीज इज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम। फार्मूला अगेन हम n स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू राइडबर्ग्स कांस्टेंट लिखेंगे, राइट। n स्क्वायर की जगह हम पास्टन सीरीज है, पहले होती है लाइमन, फिर होती है बामर, एंड देन वी हैव पास्टन सीरीज, ये थर्ड सीरीज है। इसके लिए p की वैल्यू जो होगी वो हम 3 पुट करेंगे और n की वैल्यू 3 से एक ऊपर यानी कि 4 पुट करेंगे। सो यहाँ पर आप वही वैल्यूज पुट करेंगे एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर एज बी। सिंपल है, हम पहले बहुत सारे कर चुके हैं तो इसलिए मैं दोबारा सॉल्व नहीं करवा रहा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 30 है, विच ऑर्बिट शैल द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इन ऑर्डर टू इमिट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोन सीरीज, राइट। अगेन यहाँ पर वही बात है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऐसा होता है, ये लाइमन सीरीज है, ऑर्बिट 1 में आएगा किसी भी ऑर्बिट से फॉर लाइमन सीरीज। तो अगर वो इनफाइनाइट ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 1 में जंप कर रहा है तो दिस विल गिव अस द मिनिमम वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और अगर वो सेकेंड ऑर्बिट से बिल्कुल नेक्स्ट ऑर्बिट से जंप कर रहा है, दिस विल गिव अस द मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर फुन सीरीज है तो लाइमन है, फिर बामर है, फिर पास्टन है, फिर ब्रैकेट है, फिर फुंड है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो फुंड सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट जो होता है वो होता है n5, राइट। कहीं से भी जंप करके आए n5 में आए, तो अगर वो इनफाइनाइट ऑर्बिट से जंप करके आया यहाँ पर तो हमें मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यहाँ पर हमसे क्या पूछी हुई है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि लैम्डा मैक्स। तो फिफ्थ का बिल्कुल नेक्स्ट ऑर्बिट जो सिक्स्थ ऑर्बिट है, यहां से जब वो जंप करेगा तो उस केस में हमें मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सो द इलेक्ट्रॉन मस्ट जंप फ्रॉम सिक्स्थ ऑर्बिट in order for it to give the longest wavelength of Fund series. So D will be the correct answer in this case. 6. 31 है, for hydrogen atom what is the ratio of this, whereas delta R23 is the distance between second and third shell and delta R34 is the distance between third and fourth shell. तो आपने क्या करना है, सेकेंड और थर्ड का डिस्टेंस मालूम करना है, थर्ड और फोर्थ का डिस्टेंस मालूम करना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो आइए डिवाइड करते हैं सेकेंड और थर्ड का। पहले हम देखें कि रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या होता है, 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या होता है, 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा R23,
विच इज 9r1 माइनस 4r1, राइट। तो ये हो जाएगा 5r1। ये हमने डेल्टा R23 निकाल लिया। अब थर्ड और फोर्थ का निकालना है। थर्ड ऑर्बिट का होता है 9 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस होता है 16 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। सो डेल्टा R34 इन दोनों का आपस में क्या होगा, 16 टाइम्स R1 माइनस 9r1, तो 16 में से 9 गया तो 7r1। ये हमने डेल्टा R34 निकाल लिया। अब ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। ये रेशो कैलकुलेट करें, दोनों को डिवाइड कर दें। सो डेल्टा R23 डिवाइडेड बाय डेल्टा R34 विल गिव अस 5r1 डिवाइडेड बाय 7r1। r1 से r1 कैंसिल, हमारे पास रेशो आ जाएगी 5:7 की रेशो, विच इज डी ऑप्शन है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 32 है, बोवर्स पोस्टुलेट इज बेस्ड ऑन व्हाट थ्योरी। बोवर्स का पोस्टुलेट प्लांक्स थ्योरी पर बेस्ड है, क्लासिकल थ्योरी पर नहीं, यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी को डील करता है, कंटिन्यूअस रेडिएशन को नहीं मानता। इसीलिए क्वांटम का जो इक्वेशन है इज इक्वल टू HF, प्लांक्स थ्योरी वाली, वही बोवर्स के पोस्टुलेट्स में यूज की गई है। 33 है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ शेल। ये हमने अभी पीछे किया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट nth ऑर्बिट से is always given by ke square divided by 2 times radius of that orbit। यहाँ पर nth ऑर्बिट की जगह फिफ्थ ऑर्बिट है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी फॉर फिफ्थ ऑर्बिट विल बी माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। सो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आपने क्या करना है, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R5 को डिवाइड कर देना है माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय R5, या इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लिख दूं तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय माइनस के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, फिफ्थ ऑर्बिट के रेडियस से फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस कैंसिल, बाकी क्या बचा, -1/2। सो दिस बी इज द करेक्ट आंसर। 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है, ये जो है लाइन स्पेक्ट्रम होता है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो है वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो निकलता है वो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो दिस सी इज द करेक्ट आंसर। 35 है, द राइटबर्ग्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशंस व्हाट। राइटबर्ग्स कांस्टेंट का यूनिट होता है पर मीटर। सो ये मीटर का रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि लेंथ का रेसिप्रोकल हो गया। वेवलेंथ का भी रेसिप्रोकल हो गया, क्योंकि वेवलेंथ का भी तो यूनिट मीटर होता है ना। सो राइटबर्ग्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशंस रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ यूनिट। सो बोथ ए एंड सी कैन बी द करेक्ट आंसर। 36 है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है कि फोटोन मस्ट हैव एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स फॉर एक्साइटेशन ऑफ एन एटम। ये एक ऑर्बिट है या दूसरा ऑर्बिट है, दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस से 2.3456 है, तो आपको इतनी ही एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा, तभी ये ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन इस एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक जंप कर पाएगा, या जब ये वापस जंप करेगा तो एग्जैक्टली इतनी एनर्जी का फोटोन ये रिलीज करेगा, ना एक यूनिट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे। सो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड द डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स कैन एक्साइट द गैस एटम। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप फोटोन की बजाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके, वो बम्बार्ड करके किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना चाहते हैं लोअर से हायर, तो अगर यहाँ का एनर्जी डिफरेंस 2.3567 है, तो आपको इलेक्ट्रॉन या तो एग्जैक्टली इतनी ही एनर्जी का चाहिए होगा, जिसकी एनर्जी इतनी ही हो, या इससे ज़्यादा भी हो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मटेरियल पार्टिकल है वो आके इसको स्ट्राइक करेगा, इतनी एनर्जी जितनी इसको चाहिए होगी एक्साइटेशन के वो इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन हमने बम्बार्ड किया था वो रेस्ट ऑफ द एनर्जी लेके थोड़ा सा लो एनर्जी हो जाएगा, आगे चला जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन से एक्साइट करने के केस में यू डोंट नीड एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी, फोटोन के केस में होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। सी है, हाइड्रोजन शोज बोथ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
कोई भी एटम अगर आप स्पेक्ट्रम उसका नोट करेंगे वो हमेशा इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों ही शो करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस उसको कंडीशन में रखा है। सो सी तो करेक्ट है। बाकी बच गया डी। डी है कि इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल रिलीज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू दैट जंपिंग बिटवीन द सेम टू ऑर्बिट्स इन सोडियम एटम। हमने अभी कहा है कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एटम है, इसके किसी भी दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होता है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। जितने भी इससे हैवी एटम्स हैं उनके उन्हीं दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन के उन्हीं दो ऑर्बिट्स के दरमियान के एनर्जी डिफरेंस से ज्यादा ही होगा। सो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से ऑब्वियसली हैवियर है, तो सोडियम के दूसरे और पहले ऑर्बिट के दरमियान का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के दूसरे और पहले ऑर्बिट के दरमियान के एनर्जी डिफरेंस के। सो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सोडियम में दूसरे से पहले में जंप करे वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन वाला ज्यादा नहीं करेगा। सो ये डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वी विल सेलेक्ट दिस एज द राइट आंसर। 37th है the difference in the angular momentum of electrons associated with two successive orbits of hydrogen atom is। तो ये बोहर का पोस्टुलेट है। बोहर के पोस्टुलेट के मुताबिक जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज गिवन बाय n टाइम्स h over 2 पाई। n क्या है, ये इंटेग्रल नंबर है। सो पहले ऑर्बिट में h over 2 पाई होगा, दूसरे ऑर्बिट में 2h over 2 पाई होगा, तीसरे ऑर्बिट में 3h over 2 पाई होगा एंड सो ऑन, राइट। सो किसी भी दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स के दरमियान अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करें माइनस करके तो वो h over 2 पाई का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 38 है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज व्हाट। किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी उसके ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर होती है। हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के जो ऑर्बिट है यानी कि ऑर्बिट n1 में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, तो आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी उस एटम को आयोनाइज करने के लिए। हाइड्रोजन एटम की फिर इसलिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। 39 है when an electron moves from 2e to e the photon of wavelength lambda is emitted, the wavelength of the photon produced during its transition from 4e by 3 to e। अब इसी किस्म का हम ऊपर एमसीक्यू कर चुके हैं, ये बिल्कुल उस तरह का है। दोनों केसेस में आपने पहले एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पहले वाला एनर्जी डिफरेंस वो है 2e और e का डिफरेंस, 2e माइनस e कर दें तो e ही आएगा। अब दूसरे वाला एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करें 4e over 3 और e का, ठीक हो गया। किसी को भी e में से माइनस कर दें या उसको उसमें से माइनस कर दें, नेगेटिव साइन को हमने वैसे भी इग्नोर ही करना है। सो 4e by 3 माइनस e, 4e minus 3e by 3, 4e minus 3e is e divided by 3। अब ये दूसरा एनर्जी डिफरेंस है। तो इक्वेशन हमने बनाई थी, एनर्जी डिफरेंसेस की जो रेशो होती है वो उल्टी होती है वेवलेंथ की रेशो के, ठीक है। तो लैम्डा 1 इस केस में लैम्डा था, तो लैम्डा 1 की जगह मैं सिर्फ लैम्डा लिख रहा हूं, हमें ये लैम्डा 2 मालूम करना है, ठीक हो गया। डेल्टा E1 की जगह सिर्फ मैं E लिख दूंगा, ये वाला, और नीचे डेल्टा E2 की तरह जगह E by 3 लिख दूंगा जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। सो E by 3, E से E कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 लैम्डा 2 by लैम्डा, ठीक हो गया। तो लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन 2e से e में गया था तो लैम्डा रिलीज किया था, अब वो 4e by 3 से e में जा रहा है तो अब वो 3 टाइम्स लैम्डा वाली वेवलेंथ रिलीज करेगा। सो ये बी इज द करेक्ट आंसर। 40 है द हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड टू अ स्टेशनरी स्टेट डेजिग्नेटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n6 तक उसको एक्साइट किया है। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व करें, ठीक हो गया। अब यहां पर उसने हमें बताया नहीं है कि n6 से डी एक्साइट होकर कहां पर जाएगा। सो जब वो कुछ ना बताए तो आप अज्यूम कर लेंगे ग्राउंड स्टेट में ही जाएगा, कंप्लीट डी एक्साइटेशन ही अज्यूम करेंगे। और मैक्सिमम ट्रांजिशन का फार्मूला जो हमने सिंप्लीफाई किया था ऊपर n इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई 2, हम वही यूज करेंगे। सो n है 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 15 इज द करेक्ट आंसर। D will be the correct answer. Next है photon of highest frequency will be absorbed when transition takes place from what?
मैक्सिमम डिस्टेंस आपने देखना है, मैक्सिमम गैप, उसमें ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और वो है फर्स्ट टू फिफ्थ ऑर्बिट ऑब्वियसली। बाकी थर्ड टू फिफ्थ ये सारे कम गैप्स हैं। 42nd है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट emitted radiation has a wavelength what? So 1 over lambda is equal to Rydberg's constant into 1 over lower orbit जो कि 2 होगा उसका स्क्वायर माइनस 1 over higher orbit का स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर होगा। So 1 over lambda is Rydberg's constant into 1 over 4 minus 1 over 9. 36 will be the LCM. 9 minus 4 आएगा बाहर राइडबर्ग्स कांस्टेंट वैसा का वैसा 1 over lambda. 1 over lambda is equal to Rydberg's constant multiplied by 5 by 36. ये इसको उल्टा कर दें तो lambda बराबर होगा 36 divided by 5 times Rydberg's constant. This is the correct answer जो कि ऑप्शन सी में है। 42 है, Balmer line is emitted when an electron in a hydrogen atom jumps from a higher orbit to second orbit. किसी भी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जब आएगा तो बामर लाइन आएगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ये वेल नोन फैक्ट है, यू नो दिस। 44 है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन पास्टन, अगेन वही मिनिमम वेवलेंथ वाला फार्मूला, लाइमन, बामर एंड देन पास्टन। सो पी स्क्वायर ओवर आर एच, पी की जगह हम 3 स्क्वायर ओवर आर एच लिखेंगे एंड दैट विल बी 9 ओवर आर एच। दिस इज द करेक्ट आंसर। 45th है, when an electron drops from any higher orbit that is n higher or equal to 3 to second orbit, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो रिलीज होंगी वो कौन से रीजन में फॉल करेंगी? कहीं से भी आए अगर सेकंड ऑर्बिट में रहा है तो इसका मतलब है कि वो बामर लाइन इमिट करेगा जो कि विजिबल रीजन में लाई करती है। 46th है, when electron jumps from second orbit to first orbit the wavelength of emitted radiation is lambda. When an electron jumps from third orbit to first orbit the wavelength of emitted radiation is what? अगेन ये उसी तरह का ही क्वेश्चन है, दोनों केसेस में आपने एनर्जी डिफरेंसेस कैलकुलेट करने और फिर रेशो निकालनी है। तो पहला एनर्जी डिफरेंस है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट तक। सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो होती है E1 डिवाइडेड बाय 4 और जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो तो E1 ही होती है। सो E1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय E1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 over E1 सॉरी, लाइक दिस। तो पहला वाला जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज 1 over 4, राइट, सॉरी हमने माइनस करना है, E1 डिवाइड नहीं करना, अभी वो रेशो बाद में आएगी। सो E1 over 4 डिवाइडेड माइनस E1 माइनस 4 टाइम्स E1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 over 4 टाइम्स E1, ठीक है, माइनस साइन आ गया है लेकिन इसका हमारे कोई फायदा नहीं है। तो जब ये वाला एनर्जी गैप था तो वेवलेंथ रिलीज हुई थी लैम्डा, अब वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो अब आप दूसरा एनर्जी गैप निकालें। थर्ड ऑर्बिट वाला होता है E1 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। इस केस में आएगा E1 माइनस 9 टाइम्स E1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा माइनस 8 बाय 9 E1, ठीक हो गया। अब मैं सारा ये फर्स्ट थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। हमें दोनों एनर्जी गैप्स मिल गए, दोनों एनर्जी गैप्स को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। पहला एनर्जी गैप था 3 by 4 टाइम्स E, दूसरा एनर्जी गैप था 8 by 9 टाइम्स E। मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहा हूँ। अब हमें अगेन क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वही रेशो बनानी है। पहला एनर्जी गैप डिवाइडेड बाय दूसरा एनर्जी गैप, तो लैम्डा दूसरी डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, ठीक हो गया। लैम्डा 1 की जगह लिख दें लैम्डा, E1 की जगह ये 3 by 4 E लिख दें, E2 की जगह आप लिख दें 8 by 9 E, E से E कैंसिल हो जाएगा, 3 by 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 by 8, ये हमारे पास रेशो आ जाएगी, ठीक है। 9 3s are 27, न्यूमरेटर में 27 लिख दें, 8 4s are 32, नीचे 32 लिख दें। ये लैम्डा इधर से उधर क्रॉस कर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब जो लैम्डा है दैट इज 27 over 32 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा विच इज ए ऑप्शन, ठीक हो गया। जब वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया था तो उसने लैम्डा वाली वेवलेंथ रिलीज की थी, अब वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया है
तो उसने ये 27/32 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ वाला फोटोन रिलीज किया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 47 है, which of the following transition in hydrogen atom gives the highest frequency photon? अगेन आपने लोएस्ट जो क्लोजर टू द न्यूक्लियस हो वो वाला चूज करना है, वो होगा ए ऑप्शन। 48 है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक किसी एटम की 16 वोल्ट है, उसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर उसकी 16 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि उसकी ग्राउंड स्टेट यानी कि जीएस में लिख रहा हूं N1 की एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जिस तरह हाइड्रोजन की N1 की एनर्जी -13.6 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट होता है। तो अगर इस एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल 16 है तो उसकी ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी होगी -16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। और ये हो गया N1 की एनर्जी है, राइट, पहली वाले की। हमें फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मालूम करनी है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N1 टू N2, ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होती है। सो हमें क्या करना है, हमें N1 की एनर्जी पता है, N2 की एनर्जी क्या होगी, इस एनर्जी का 4 टाइम्स कम होगी। सो N2 वाली एनर्जी जो है वो -16 डिवाइडेड बाय 4 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी, -4। तो हमें -16 से -4 तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो जो एनर्जी होगी दैट विल बी द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सिंपली डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे, -16 से -4 तक जाने तक आपको 16 - 4 क्या आता है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी चाहिए N1 से N2 तक जाने के लिए। ये 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आप चाहे किसी इलेक्ट्रॉन से दें, किसी फोटोन से दें, जैसे भी दें, डजंट मैटर। सो द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दिस एटम is 12 electron volts. 49th है, visible range of electromagnetic spectrum ranges from, वो रेंज करता है 400 से 700 नैनोमीटर तक, यहां तक की वेवलेंथ विजिबल होती है। 50 है, which of the following correctly represents the lowest state and all the possible excitation states for bracket series? So bracket series के लिए lowest state होती है 4 और highest state 4 के अलावा ऊपर वाली सारी 5, 6 up to infinity। सो P इज इक्वल टू 4 होना चाहिए एंड N जो होना चाहिए 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। D इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ऑफ बामर सीरीज हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? बामर सीरीज का मतलब है कि उसका जो लोअर होगा वो N2 होगा, कहीं से भी आए आकर जंप करे N2 में। सो जब वो N3 से N2 में जंप करेगा तो बामर लाइन जो होगी उसको हम अल्फा लाइन कहेंगे। जब वो N4 से जंप करेगा तो जो लाइन होगी हम उसको बीटा लाइन कहेंगे। जब वो N5 से आके जंप करेगा तो जो लाइन होगी बामर की उसको हम गामा स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो किसकी होगी, जिसमें एनर्जी गैप जो है सबसे कम होगा। सो एनर्जी गैप सबसे कम किस में है, N3 से लेकर N2 वाले में, ठीक है ना। तो इस केस में जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें देखने को मिलेगी एंड दैट विल बी H अल्फा। ए इज द करेक्ट आंसर। 52 है, लाइमन सीरीज इन्वॉल्व्स the largest changes of potential energy, smallest changes of potential energy, smallest changes of total energy या largest changes of total energy। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आता है, आकर जंप करता है n इज इक्वल टू 1 में, लोएस्ट पॉसिबल ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन, लोएस्ट पॉसिबल ऑर्बिट है उसमें। तो इस केस में मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इससे ज़्यादा नीचे वो जंप कर ही नहीं सकता। इसीलिए लाइमन सीरीज की जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं वो सारी यूवी में मिलती हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी में मिलती हैं। तो चूंकि इसमें एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सो लाइमन सीरीज इन्वॉल्व द लार्जेस्ट चेंजेस ऑफ टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी क्यों कहा है, सिर्फ पोटेंशियल क्यों नहीं कहा कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंजेस भी होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी की चेंजेस भी होती हैं। तो वो जो फोटोन निकलता है उसकी एनर्जी जो भी होती है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू ऑर्बिट्स, नॉट पोटेंशियल एनर्जी गैप, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी का गैप ही हम देखते हैं हमेशा। ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी को उतना ज़्यादा हम कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हमने 13.6 देख लिया, सिर्फ उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल नहीं है। हाइड्रोजन के लिए वो नेग्लिजिबल है, दूसरे एटम्स के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी को भी अकाउंट में लेना पड़ता है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका ए ऑप्शन लगाना थोड़ा सा गलत होगा, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 53 है,
An electron jumps from fifth orbit of hydrogen atom to first orbit. The wavelength of emitted radiation is what? कुछ नहीं करना आपने, सिंपली वही इक्वेशन लगा देनी है. राइटबर्ग्स कांस्टेंट 1 ओवर लोएस्ट ऑर्बिट का यानी कि 1 का स्क्वायर और हायर ऑर्बिट का यानी कि 5 का स्क्वायर. 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 25. ठीक हो गया. तो अब इसमें आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 माइनस 1 आ जाएगा, बाय राइटबर्ग्स कांस्टेंट वैसे का वैसा. यहाँ पर 1 ओवर लेमडा, यहाँ पर भी 1 ओवर लेमडा. ठीक हो गया. सो 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू राइटबर्ग्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 24 बाय 25. इसको उल्टा कर दें तो लेमडा विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय राइटबर्ग्स कांस्टेंट. So this is the correct answer. 25 divided by 24 times Rydberg's constant. 54 है, number of spectral lines in hydrogen are infinite. ठीक है, infinite energy levels हैं तो infinite spectral lines possible हैं. Last one of this chapter is which one of the following statements is wrong? ऑप्शन 1 है गैमा रेज, एक्स रेज, लाइन स्पेक्ट्रम और ऑल इलेक्ट्रॉनिक इन ओरिजिन. हम ये ऊपर देख चुके हैं कि गैमा रेज जो है वो न्यूक्लियर इन ओरिजिन होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इन ओरिजिन नहीं होती. सो ये पहली स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर इस केस में ठीक है. एन एलिमेंट दैट कैन गिव इमिशन स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो गिव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये भी हम बात कर चुके हैं ऊपर, ये ट्रू स्टेटमेंट है. सी है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स गिव लाइन स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम, ये भी बात हम ऊपर कर चुके हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन ऑल्दो मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन बैंड स्पेक्ट्रम नहीं देते, लाइन स्पेक्ट्रम ही देते हैं क्योंकि एटम्स हैं. सो ये बी और सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है. सो हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैलकुलेट जो है फाइंड आउट करनी है. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको समझ में आई होगी. अगर कुछ भी ना समझ में आया होगा तो you can contact me individually or in the group. I will try to make you understand. आपके सवालों जितने भी डाउट्स होंगे वगैरह उनका जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे. अल्लाह आपको कामयाब करे.